नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर रायगंज जिला प्रेस क्लब में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन की ओर से एक सीडी कैसेट रखे जाने की घटना को पूरे इलाके में हड़कंप इस घटना के बाद से मच गया है। इस सीडी के जरिए हिजबुल के संदिग्ध आतंकी ने खुलेआम धमकी दी है। प्रेस क्लब के सदस्यों ने इसकी जानकारी जिला पुलिस विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस विभाग के अधिकारी दल बल के साथ प्रेस क्लब पहुंचे और जांच की शुरुआत कर दी गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ संदिग्ध आतंकी की तरफ से धमकी दी जा रही है। तो जिस सीडी से सनसनी मची हुई है, जरा उसे आप भी सुन लीजिए। पेश किए गए अपर प्राइमरी रिजेक्टेड लिस्ट 9326 के सूची में मेरे 6 रिश्तेदार हैं, जिसमें मेरा खुद का भाई शामिल है। हर कोई अवसाद के साथ आत्महत्या करना चाहता है। मैं उन्हें इस पेशे में आने नहीं देना चाहता। यदि आप 15 अगस्त 2021 के अंदर सटीक योग्य भर्ती नहीं करते हैं तो 2012 से लेकर अपर ज्वाइनिंग तक 13,752 कैंडिडेट की मौत के जिम्मेदार आप रहेंगे, जिसमें से 11वीं 12वीं के 1,475, 9वीं 10वीं के 4,926, अपर के 5,231, प्राइमरी के 2,120 लोगों के नाम है। ये सिलसिला दुर्गा पूजा तक। हम एक बार एनालाइज करना चाहते हैं कि सीडी की ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है, ये किसके लिए इंटेंडेड थी। उसके बाद ही इसके बारे में और चर्चा करना संभव हो सकेगा। इस पॉइंट पर मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इसका क्या इंक्वायरी कुछ वर्तमान तक जाएगा सर? इसका इंक्वायरी हम कर रहे हैं। हम सारे ऐसे केसेस को बहुत सीरियसली ट्रीट करते हैं। मतलब हो सकता है ये मजाक हो, लेकिन हम ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे। हम ऐसे सभी केसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। आज फिर बेउर जेल आएगी एनआईए की टीम। जी हां, सलीम से पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम आज एक बार फिर से बेउर जेल पहुंचने वाली है। कल 8 घंटे की पूछताछ सलीम से की जा चुकी है। आज एक बार फिर से बेउर जेल में एनआईए की टीम की मौजूदगी होगी, जिसमें सलीम से एनआईए की टीम पूछताछ करती नजर आएगी। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। नासिर और इमरान के बयान के मिलान की भी कोशिश एनआईए की तरफ से आज एक बार फिर से पूछताछ के क्रम में की जाएगी। और ऐसे में खबर के मायने को भी जरा समझना जरूरी है। देखिए, 3 जुलाई से 16 जुलाई तक इमरान और नासिर रिमांड पर थे। ये वो तारीख थी जब इन दोनों को रिमांड पर रखा गया था। इमरान, नासिर और कफील से पूछताछ की जा चुकी है। कफील भी 3 जुलाई से 8 जुलाई तक रिमांड पर था। सलीम से पूछताछ के बाद बयानों का मिलान किया जाएगा। चारों से जुटाई गई जानकारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो संभव माना जा रहा है, जिसमें ये पूछताछ बेहद अहम हो जाती है और इस बाबत आज इनके बयानों का मिलान होगा। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो अरवल जिले के 33 किलोमीटर सोन तटीय इलाके में कीमती बालू पर नक्सलियों की नजर है। नक्सली बालू के अवैध धंधे में अपनी पैठ जमाना शुरू कर चुके हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों से सोन नदी गुजरती है, इसका फायदा अब नक्सली संगठन लेने में जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में अवैध खनन में नक्सली भी उतर चुके हैं। अगर नक्सली संगठन इन गतिविधियों में कामयाब हो जाते हैं तो इनके पास बड़े ही आराम से करोड़ों रुपए आसानी से पहुंचेंगे। अवैध खनन में नक्सलियों की एंट्री को लेकर खुफिया एजेंसियों ने 4 जिलों में पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया हुआ है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। अरवल जिले का सोन तटीय इलाका है। यहाँ से 30 किलोमीटर सोन नदी गुजरती है सिर्फ अरवल जिले में, जहाँ 33 घाटों का संचालन होता है। हाल के दिनों में औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने एक बड़ी खुलासा किया है। संजीत मिश्र नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिससे खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट किया है कि इस
बालू घाट पर एक निश्चित तौर पर नक्सलियों का कब्जा होने वाला है और एक बड़ी राजस्व की हानि पहुंचाने वाली है। ये जो हालात रहे हैं, खास करके नक्सल प्रभावित अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और पटना जिला से ये सोन नदी गुजरती है, जिस पर नक्सलियों का एक बड़ी कब्जा होने वाला है और इस कब्जा के माध्यम से एक बड़ी क्षति पहुंचाई जाएगी। हालांकि बाली माफियाओं का द्वारा एक घाटों का जिस प्रकार से संवेदक के द्वारा ली जाती है, सिर्फ उनके माफियाओं का अंदर हाथ होता है, लेकिन इसमें सामने जो लोकल मौजूद होते हैं, लोकल लोग के माध्यम से बालू की निकासी की जाती है। 30 जून के बाद यहाँ सोन नदी से बालू की निकासी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक नक्सली जैसे कि खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दिया है, उसमें निश्चित तौर पर आसानी से नक्सलियों का एक बड़ी राजस्व की प्राप्ति करने के लिए नई मंसूबा तैयार किया है और उस मंसूबा पर जो एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने एजेंसी के द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि ये जो बालू घाट होंगे, खासकर 4 जिलों में, उन पर एक नक्सली कब्जा जमाएंगे। पूर्व के दिनों में पर्चा के माध्यम से नक्सली गतिविधि होती थी, उनसे लेवी की मांग की जाती थी, बेस कैंप पर हमला किए जाते थे, गाड़ियों की क्षति हो जाती थी। लेकिन एक नया रूट चेंज किया है। नया रूट चेंज करने के बाद इन्हें बालू घाटों पर तत्काल जो है लेवी की मांग न कर उन घाटों पर कब्जा होगा और नक्सली गतिविधि से आक्रांत होने वाले खास करके अरवल और शाहाबाद के इलाके जो हैं पूरी तरह से आक्रांत है, जिससे कई बड़ी गतिविधि नक्सलियों का दी जा रही है। अब जो एजेंसी की रिपोर्ट जो आई है, खुफिया एजेंसी जो रिपोर्ट दिया है, निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि ये बालू का, जिसे पीला सोना के नाम से रहता है, यहाँ का बालू भवन निर्माण विभाग ही नहीं, देश बिहार ही नहीं, कई प्रदेशों में पूरी तरह से बालू जो है प्रचलित है और यहाँ पीला सोना के नाम से प्रचलित होने के बाद यहाँ का बालू सबसे महंगा बिकता है। ऐसे में खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है नक्सलियों की, नक्सली गतिविधि से आक्रांत इस जिले में कई घाटों पर बालू का कब्जा होने का संकेत दिया है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। तो देखिए, नक्सलियों की इस नई योजना पर लगाम लगाने की जरूरत आखिर क्यों है, इसके मायने को समझने की जरूरत है। बालू खनन में ज्यादा कमाई होती है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। नक्सली धौंस दिखाकर अवैध खनन करेंगे, करोड़ों कमाकर नक्सली संगठन मजबूत किया जाएगा। अवैध कमाई से अत्याधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। नक्सली वारदातों की संख्या में इस बाबत बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और इसीलिए इस पर लगाम लगाना और जल्द लगाम लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के दुबहल गांव में खेत में काम कर रही महिला और उसके पति की चचेरे ससुर और उनके बेटों ने हत्या की कोशिश की, लेकिन महिला सभी पर अकेले ही भारी पड़ गई। जान की परवाह किए बगैर महिला ने चचेरे ससुर और उसके बेटों के साथ, देखिए कैसे वो खुद ही 2-2 हाथ करती नजर आ रही है। महिला ने खेत में ही इन दोनों को कैसे पटका और उसके बाद पिस्टल इन लोगों से छीनती है। इस दौरान महिला के पति ने सबूत के तौर पर इस वीडियो को बनाया। महिला ने पिस्टल को बोधगया पुलिस के हवाले किया है और वीडियो भी दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। 4 घंटे तक थाने में इन्हें बैठाकर जरूर रखा गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। सिटी एसपी के आदेश पर केस अब जाकर दर्ज किया गया। भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद हर साल भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई विशिष्ट और गणमान्य लोग चखते रहे हैं। इस बार यहां के जर्दालू आम की पहली कमर्शियल खेप जो है वो इंग्लैंड भेजी गई थी, जिसका स्वाद वहां के लोगों ने चखा और भारतीय उच्चायुक्त को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने जर्दालू आम के स्वाद की सराहना की। साथ ही साथ आने वाले साल में बड़ी मात्रा में भागलपुर के जर्दालू आम को भेजने की भी मांग की गई। आपको बता दें कि इसी साल 14 जून को जर्दालू आम की खेप इंग्लैंड भेजी गई थी। भागलपुर के किसान कृष्ण नंदन के बागीचे से आम भेजे गए और इसकी पैकिंग लखनऊ में की गई थी। दुर्ला करके, हाँ, एक एक्सपोर्टर से हमारी बातचीत हुई जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो जो भी विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे बात हुई तो आए, उनके 2 प्रतिनिधि आए और उन्होंने जो जैसा बताया, हमारे आम को तोड़ करके उन्होंने टेस्ट किया तो बताया कि अभी नहीं, 4-5 दिन के बाद ये मैच्योरिटी स्टेज में होगा, ये भेजने के लायक होगा। तो फिर इस बीच में हमने अपने जर्दालू आम का कलकत्ता भेज करके इसको पेस्टिसाइड टेस्ट करवाया कि कितना % टेस्ट है इसमें।
तो वहाँ से आने के बाद तब इसको हमने एक्सपोर्ट किया 1 टन आम का। भेजा तो लंदन से वहाँ से उच्चायुक्त के द्वारा जो वहाँ माननीय सम्मानित हमारे उच्चायुक्त हैं, तो उन्होंने जो फीडबैक दिया है वहाँ के लोगों को जैसा जितना अच्छा लगा है, तो ये भागलपुर के लिए बड़ा गौरव की बात है और आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक उत्साहजनक ऐसी एक उपलब्धि है। मोतिहारी के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने को लेकर देश के सबसे अच्छे कृषि विज्ञान केंद्र के तौर पर घोषित किया गया है। देश के 725 कृषि विज्ञान केंद्रों में से ये केंद्र पहले नंबर पर रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे देश का सबसे अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों और इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया गया। ये कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार, कृषि विज्ञान केंद्रों में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार उनके द्वारा 2021 में किए कार्यों के लिए मिला है और यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान सांसद एवं पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जिनके दिशा निर्देशन में और जिनके अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास यह कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा करता रहा है। झारखंड के शैलेश मौत के बाद भी आज जीवित हैं। दरअसल झारखंड के रहने वाले शैलेश हरिहर सिंह सूरत में ओएनजीसी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर पद पर कार्यरत थे। वे मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। 9 जुलाई की दोपहर ड्यूटी से घर लौटने के दौरान एक गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद बेहोश अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 15 जुलाई को सिटी स्कैन में ब्रेन हैमरेज होने की पुष्टि की गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। ऐसे में इस परिवार ने मुश्किल वक्त में बड़ा कदम उठाया और दूसरे युवक की जिंदगी बचाने के लिए उसका अंगदान करने का फैसला लिया, जिसके बाद एनजीओ की टीम ने परिवार को अंगदान के महत्व और पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। परिवार के इस फैसले के बाद अहमदाबाद के एक युवक को नई जिंदगी मिल सकी है। जमखंभालिया के युवक का इलाज अहमदाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा था। दिल की बीमारी से पीड़ित युवक का हार्ट बीट लगातार कम हो रहा था और वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। इसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें 285 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में तय की गई, जिसके बाद युवक का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, जो सफल रहा और अब युवक की स्थिति बिल्कुल ठीक है। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में लगातार हुई बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद पीड़ितों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। धोकराहा पंचायत में अकड़ाहा नदी का पानी महादलित बस्ती के करीब 165 लोगों के घरों में घुस चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं और क्या हालात हैं ये इसे देखकर समझा जा सकता है। लोग खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर पिछले कई दिनों से शरण लिए हुए हैं। इन बाढ़ पीड़ितों को भोजन पानी की समस्या हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्थानीय मुखिया की पहल पर सर्वे कराया है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि प्रशासन उन्हें बाढ़ पीड़ित मानने को भी तैयार नहीं है और ऐसे में लोगों को कोई राहत और मदद नहीं मिल रही। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। पिछले 1 महीने में 4 बार पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ अपने पीछे तबाही का जो मंजर छोड़ गया है उसकी तस्वीर मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। मैं अभी मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के ये धोकराहा पंचायत में खड़ा हूं। धोकराहा पंचायत का ये सरकारी बगीचा है, जिसमें धोकराहा धांगर टोली के लगभग 165 परिवार जो है इस बगीचे में खानाबदोश की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछले 25 दिनों से आलम यह है कि पिछले 25 दिनों से टेंट और ये तंबू तानकर यहाँ के जो इस धांगर टोली के जो लोग थे वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह का यहाँ नज़ारा है। हर सामान सब कुछ अपना घर से निकाल कर लोग इस बगीचे में पहुँचे हैं और यहाँ अपना
ज़िंदगी जो है, अपना जीवन जो है गुजर बसर कर रहे हैं। इस बगीचे में और बगीचे के अंदर इस तरह का घर बना कर उड़ रहे हैं, तो खतरे से कहीं भी खाली नहीं है और खतरा उन पर बरकरार लगातार बना हुआ है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोग अपना ज़िंदगी जो है यहाँ जीने को मजबूर हैं। हर वो सामान, छोटी बड़ी ज़रूरत के जितने भी सामान हैं वो यहाँ पे लेकर लोग किसी तरह अपना घर छोड़कर किसी तरह यहाँ पहुँचे हैं और पिछले 25 दिनों से इस बगीचे में रह रहे हैं। इन लोगों को नहीं मिला है। हमारे साथ यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग? धोकराहा धमटोली से। धोकराहा धमटोली से। अच्छा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ। कहाँ यहाँ पे क्यों आ गए? बाढ़ के कारण घर में पानी ढुक गया है, वहाँ पर रहने का जगह नहीं है, आने जाने की सब सुविधा नहीं है। हाँ। जिस कारण हम लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। ये सरकारी ज़मीन है क्या? जी। यहाँ पे प्रशासन की टीम आई है आप लोगों से? जी। हाल चाल जाना क्या बोल रहा है प्रशासन की टीम? क्या बोल रही है कि लीक सर्वे करके गई और मुखिया के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। लगभग 2 माह पहले प्रशासन से बोला गया था कि वहाँ पुल खराब है धमटोली का। विधायक जी भी, स्थानीय विधायक मकान सिंह जी द्वारा अपने लेटर पैड पर भी लिख के दिया गया था, बोला गया कि काम चल रहा है। तस्वीर को देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस बाढ़ की विभीषिका किस तरह से झेल रहे हैं और त्रासदी किस तरह से झेल रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ लोगों को खुद ये साबित करना पड़ रहा है कि ये बारिश नहीं बल्कि बाढ़ का पानी है और लोग इसी तरह से बगीचे में खानाबदोश की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। तो उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से नदियां भी उफान पर है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे कई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, अधवारा समूह की नदियां हो, कोसी हो, ऐसे कई नदियां हैं जिनके जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से लगातार मानसून सक्रिय होने की वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 3 दिनों तक, चूंकि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, इस वजह से बिहार में आने वाले 2-3 दिनों तक और भी तेज बारिश होने की संभावना है और पहले से ही कई नदियां उफान पर है। और अगर मानसून सक्रिय होने की वजह से 2 से 3 दिनों में अगर तेज बारिश होती है तो नदियों में उफान और भी बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ से पहले ही बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। वैसे में मानसून की सक्रियता किसानों को तो बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन उत्तर बिहार के कई जिले जो पहले से ही बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, वहां पे बाढ़ का खतरा और तेज हो सकता है। तो फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन मानसून के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि उत्तर बिहार के कई, माफ कीजिएगा, दक्षिण बिहार के कई जिले जहां पे बारिश कम होने की वजह से सूखे की स्थिति हो गई है, वहां पे बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन उत्तर बिहार के वैसे जिले जो पहले ही से बाढ़ प्रभावित है, वहां पे अगर बारिश लगातार होती है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में एक टाइम के राशन की चोरी का मामला सामने आया है। मुसहरी इलाके के रजवाड़ा कम्युनिटी किचन का जब न्यूज 18 संवाददाता ने जायजा लिया तो पता चला कि दिन के 1 बजे के बाद तक खाना बनना शुरू भी नहीं हुआ था। तब तक लोग भूखे प्यासे थे। बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं किचन में खाना खाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूछने पर वहां के रसोइया ने बताया कि भोजन के लिए राशन ही नहीं भेजे गए। स्थानीय लोगों की माने तो यहां दिन और रात मिलाकर एक बार ही खाना लोगों को दिया जाता है और चालाकी से एक टाइम के राशन की चोरी कर ली जाती है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के प्रभाव के बाद सरकार ने कहा कि प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन कराने के लिए कम्युनिटी किचन चलेंगे। तो मुशहरी के रजवाड़ा में कम्युनिटी किचन में हम लोग पहुंचे हैं और आप देखिए कि ये बर्तन, ये पतीला, ये चूल्हा और अभी इसमें कुछ भी नहीं है। खाना में जितना राशन मिलेगा वही ना हम बनाएंगे। अभी राशन नहीं मिला है। हाँ मिला है, राशन मिला है। कब मिला? 1 बजे के लगभग। 1 बजे के लगभग। तो अभी खाना नहीं है ना? अभी खाना नहीं है। क्या कभी कभी दोनों टाइम हो जाता है, कभी कभी लगातार चलता रहता है। इसका टाइम एक ही बार आप खिलाते हैं लोग? कहा नहीं, एक बार नहीं,
सारे लोग खाना बनने लगता है तो लगातार खाना बनता ही रहता था। उसका क्या सिस्टम हो कि एक टाइम होता है या 2 टाइम हो रहा है? आज 1 बज गया, आज 1 बज गया है, अभी राशन ही मिला है तो राशन नहीं दिया, अभी बनबे करते खाना, अभी खाना नहीं हुआ है। हाँ 1 बजे मिलबे। हम रजवाड़ा पंचायत के उप मुखिया है। अभी भूख आपको न लगा है? भूख लगा है तो राशन मिलेगा तब न बनाएंगे। मतलब नहीं ना मिला अभी? ना, अब मिला है तो अब चूल्हा फुकाया है। कि खाना यहाँ 1 से 2 बजे इसलिए खिलाया जाता है कि उसी खाने में दिन का भोजन और रात का भोजन दोनों चल जाए। और यहाँ जो प्रतिनिधि है, यहाँ जो प्रभारी है, उन लोगों ने भी माना है कि आज 1 बज गया और अभी तक इनको राशन नहीं मिला, मुखिया जी ने राशन नहीं दिया, या फिर व्यवस्था किस तरीके से लुंजपुंज है। जो लोग बाढ़ में भूखे हैं उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है मुजफ्फरपुर में, इसकी तस्वीर यह सरकार को देखनी चाहिए। सरकार हमेशा यह कहती है कि लोगों को खिलाने के लिए कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी किचन की जो रियलिटी है मुजफ्फरपुर के रजवाड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं, और यह तस्वीर साफ करती है कि लोगों को भोजन कराने में भी लापरवाही बरती जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।